वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि पहले चरण से लेकर 5वां चरण और अब 6ठे 7वें चरण की चर्चा हो रही है। आप हर चरण में हमारे साथ शामिल रहे और कोई भी ऐसा चरण नहीं रहा जिसमें उत्तर प्रदेश में मतदान ना हुआ हो। अब तक लगभग 80% मतदान संपन्न हो चुका है, कुछ सीटें बाकी हैं। अब ये 6ठा चरण कितना महत्वपूर्ण है? पूर्वांचल अवध की बात की जाती तो सबसे ज्यादा निगाहें यहीं पर टिकी हुई हैं, जहां पर पिछली बार इन 14 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की थी। नमस्कार और आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। यह उन सीटों पर चुनाव है, जैसे मेनका जी चुनाव है, उनका तो अंतिम ही होगा। अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो बड़ा दिक्कत होगा। जगदम्बिका पाल का टिकट भी बड़ा मुश्किल से मिला था, उनकी आय उनके साथ नहीं थी, अवस्था भी उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनने के उनके चांसेस हैं, या फिर उनका एक फेयरवेल होगा। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा? धर्मेंद्र यादव अगर आजमगढ़ से चुनाव हार जाते हैं तो ये मुलायम परिवार के पर एक बड़ा धब्बा होगा। दिनेश महाकाल लोकल बॉय है, काम भी किया है, सेलिब्रिटी है, तो वो टक्कर बहुत बढ़िया दे रहा है और उसके पास भाजपा का और नरेंद्र मोदी और योगी का समर्थन है और उनका आशीर्वाद है। तो ये जो क्षेत्र है वो करो मरो वाली स्थिति है। जो कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में है, इलाहाबाद का है, वो राजनीतिक लेगेसी को बढ़ाएगा, भाई रीति रमन सिंह जी का लेगेसी जाएगा या नया लड़का आएगा। तो ये जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन सबके लिए करो और मरो की स्थिति है और सब लोग अपनी पुरजोर प्रयास करेंगे कि मैं ही जीतूं, क्योंकि ये केंद्र प्रगति जीतना ही उनके लिए है। वो ऐसे लोग इस चुनाव में मैदान में है। एक तो बड़ा संतोषजनक बात है कि पश्चिम बंगाल को अगर हटा दिया जाए तो पूरे देश में शांति प्रिय मतदान हो रहा है। किसी तरह का कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिल रहा। इसके लिए सारे मतदाता और जनता बधाई के पात्र है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देते हैं। सबसे अहम बात जो इसमें है कि बिना कोई मुद्दा का ये 6ठा चरण होने जा रहा है। हम लोगों ने किसी ने भी किसी बड़े मुद्दे पर डिस्कस नहीं किया कि विपक्ष ने एक फलाना वाला मुद्दा दिया है। मुद्दा देना विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का काम है। सत्ता पक्ष क्यों जाएंगे? कोई मुद्दा मिले जिससे उसका जवाब दे तय करनी पड़े और जवाब देनी पड़े। यह विपक्ष विहीन राजनीति है और नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ा आसान सा टारगेट मिला हुआ है कि ना तो जी आप तक आवाज पहुंच रही है राकेश जी? हुई है केजरीवाल का नौटंकी अब पूरा देश देख चुका है और वो कहीं के नहीं रहे हैं। इस स्थिति में यह 6ठा चरण होने जा रहा है। सिर्फ व्यक्तिगत ही शोर शराबा और मार काट वाली स्थिति है कि मैं जीतूं। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चुनाव का कोई बहुत ज्यादा है नहीं, आएगा तो मोदी। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना सियासी इन टर्म्स ऑफ नंबर सबसे बड़े प्लस पॉइंट आप क्या देखते हैं 2014-15 के बाद से जो एनडीए ने अपने खाते में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से इकट्ठे किए हैं, जो उसका सबसे बड़ा स्ट्रांग दीवार बना है विपक्ष के सामने? शुरुआत राकेश जी आपसे कर रहा हूं। भरोसे की कमी है विपक्ष में, विश्वसनीयता की कमी है। वो जो कहते हैं लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाता और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, चाहे वो झूठी सही, लोग भरोसा कर लेते हैं। एक उदाहरण दूंगा, बोफोर्स के छोटे से इल्जाम पर राजीव गांधी की 415 वाली बहुमत वाली सरकार चली गई, लेकिन उन्हीं का बेटा राफेल चिल्लाता रहा, किसी को भरोसा नहीं हुआ कि राफेल जैसी बात हुई होगी। अब क्या होता है, जैसे आप गठबंधन करते हैं, लोगों को पता है कि ये टाइम पिंग के लिए है, बाद में सत्ता के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो कुर्सी का गठबंधन है, पद का गठबंधन है। जनता के साथ इनका कोई गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को लग रहा है कि ये जनता के लिए कर रही है और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किए हैं वो जनता को साफ साफ दिख रहा है। हाँ, थोड़ी महंगाई बढ़ी है, लेकिन अगर आपको विकास चाहिए तो महंगाई आएगी। सुंदर से आ जाइए, समुद्र का सीना चीर करके बॉम्बे में सड़क बन गई। मेरे घर से बगल में मुंबई तक का सीधा सड़क जा रहा है दिल्ली से, पूरा तो ये विकास दिख रहा है। तो लोगों को भरोसा जम रहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी का। दिलीप जी, आपका जवाब कि आखिरकार एनडीए के पास दामन में ऐसे क्या प्लस पॉइंट है कि इतने फॉर्मूले अपना लिए विपक्ष ने, लेकिन टस से मस नहीं कर पाया एनडीए को? कुणाल जी, पहली बात तो जो आपने कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल दिया वो
नेशनल ने हर कैंडिडेट अपने जातिगत समीकरण के आधार पे उतारे हैं, जहां जहां वो समीकरण उसको बड़ा लोग अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण, पटेल बनाम ठाकुर, ये सारी जो चीजें वाद विवाद होते हैं मंच पे, कहीं ना कहीं उनका वोटर नामबंद हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लाभ लिखता दिखाई दे रहा है, लेकिन नेक टू नेक फाइट रहेगी। कोई ये कहे कि पूर्वांचल का रण भारतीय जनता पार्टी ने नेक टू नेक फाइट के कई सर मतलब निकलकर सामने आते हैं। लेकिन राकेश जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ये एक ऐसा विषय है राकेश जी जिस पर जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि आपने भी उसको देखा और मैंने तो पर्सनली ग्राउंड जीरो पर 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा और उससे कम से कम लगभग 2-3 हफ्ते पहले वहां पर जमकर देखा और समझने का प्रयास किया कि आखिरकार अयोध्या से लेकर आसपास के जो तमाम सैकड़ों विधानसभा या लोकसभा उसमें आती हैं, किस तरह का जश्न का माहौल था, एक नया उत्सव था राकेश जी वहां पर और एक नई लहर थी। अब राम मंदिर मुद्दा जो है आस्था का विषय है, लेकिन सियासत भी इस पर जमकर होती रही और अब वोटों की आस भी बहुत ज्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये आस लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जब मतदान हो रहा है और राम मंदिर का मुद्दा सुलझाना या समस्या के समाधान करने का क्रेडिट एनडीए की झोली में जाता है, तो वोट भी उसकी झोली में ही जाएंगे। का मामला जहां तक है, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जबरदस्ती विपक्ष ने डाल दिया। मैं बार बार आपके साथ डिबेट में, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठ के किया हूं, बात अपने घर से भी कर रहा हूं। मैंने हर बार कहा है कि यह विपक्ष की विबुद्धि मूर्खता में कहूंगा, राजनीतिक नासमझी कहूंगा कि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास था ही नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से हुआ। एक राम मंदिर न्यास उसको बना रही है, भारत का आम जनता उसमें चंदा दिया है, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के कोष से पैसा नहीं दिया, और आप जबरदस्ती उसको भाजपा का आयोजन बना करके उसे पूरे दुनिया भर में बता दिए कि यह जो अयोध्या में 500 साल बाद विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का जो भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बताइए, मंदिर मैं बनाऊंगा, पूजा मैं कराऊंगा, तो प्रसाद तो निश्चित तौर पर मुझे मिलेगा। और उसी का कार्ड था कि सारा विपक्ष के लोग राम मंदिर का दर्शन करने गए। अब मैं एक मतदाता के रूप में अपने आप से प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब आपको इज्जत से बुलाया गया था, आदर से बुलाया गया था, अमिताभ बच्चन आया, रजनीकांत आया, तेलुगु देशम के लोग आए और सब लोग आए, आप रेड कारपेट पर नहीं आए और अब अपने मन से जा रहे हैं, मतलब आप ना तो खुदा के हुए ना राम के हुए। क्योंकि अगर आप राम मंदिर में नहीं गए कि मेरा मुस्लिम वोट बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ सकता है, छिटक सकता है, तो आप जब दोबारा गए तो वो मुसलमान क्या सोचेगा भाई कि अब आप राम के भी करना है, उधर भी करना है, तो मतलब उसी को बोलते हैं खुदा मिलाना विशाले सनम। और राम मंदिर का मुद्दा जरूर दिलीप जी एक जो राम भक्त हैं, जो राम को आस्था मान के मतदान करेंगे, वो निश्चित तौर से भाजपा को मतदान करेंगे, इसमें कहीं कोई दो। ठीक है दिलीप जी, अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 में 2014 में अब आपने उसमें कितनी सेंध लगाई है। और जहां तक आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना एक मैनिफेस्टो में पूरा बाकायदा रहा। राकेश जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में और मुख्य रूप से अभी जो 14 सीटें होनी बाकी हैं, यहाँ पर MY फैक्टर कितना काम, जी ठीक है, काम कितनी सीटें हैं, ये जो MY फैक्टर कितना काम करता हुआ नजर आएगा राकेश जी? राकेश जी आपको बोलिए। मैं जी राकेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मेरे को पहुंच रहा, मैं प्रश्न नहीं था मेरे दिमाग। मेरा सवाल है कि MY फैक्टर कितना काम करता हुआ नजर आएगा और किसके पक्ष में काम करता हुआ नजर आएगा? यूपी की चर्चा होगी तो MY फैक्टर कंपलसरी है? नहीं, MY फैक्टर तो जरूर निश्चित रूप वही सपा के साथ है उत्तर प्रदेश में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने वाली है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मैं पूरे देश पर कह रहा हूं, जो योगी आदित्यनाथ ने निर्विवाद रूप से बिना भेदभाव के जो काम किया है, और नरेंद्र मोदी का एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, और यादव में बहुत सारा वर्ग का यह देखना कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो कुछ नहीं किया, भेदभाव नहीं, और खास करके जो गुंडई से परेशानी थी
जो आज भी जो गुंडा तत्व से परेशान है यादव में सारा यादव उस तरह के सोच वाले नहीं रखते हैं। उन लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। हमने 2014 में भी देखा है मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा का जीतना, और 2019 में भी देखा है जीतना। यहाँ इस टाइम में जो पसमंदा मुसलमान है वो मेनली कह रहा है कि हम भाईजान से परेशान हैं। उसके बाद जो अहमदिया मुसलमान है उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और मतदान के माध्यम से लिया है। तो मुझे लग रहा है कि एमवाई कॉम्बिनेशन में टूट होगी, क्योंकि अब ना तो बिहार में लालू प्रसाद जैसा उसको पकड़ कर रखने वाला नेता है और ना ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह है। ठीक है, दोनों नेताओं के ना होने का भी एक असर पड़ेगा एमवाई कॉम्बिनेशन के मतलब उसमें दरकना, और ये भाजपा के पक्ष में जाता हुआ मुझे लगता है। ठीक है, अब दिलीप जी आपसे समझना चाहूंगा कि एमवाई फैक्टर किसके कितना काम करता नजर आएगा और किसके लिए काम करेगा। लेकिन यहां पर मैं परिभाषा बदल रहा हूं, मैं एमवाई फैक्टर मुस्लिम यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एमवाई फैक्टर महिला और युवा की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सीटें भले कम हो जाएं, लेकिन वोट और परसेंटेज वो अपना गेन करने के लिए उसने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और वो एक कहीं ना कहीं एक थर्ड फ्रंट के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को, क्योंकि कांग्रेस को वो एस्टेब्लिश करती हुई नजर आएगी। उम्मीद की जा रही है कि 2019 जैसे नतीजे भी उसके पक्ष में आ सकते हैं। ठीक है, अब राकेश जी ये तो बात हुई जो प्रभात जी से बसपा को लेकर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कांग्रेस की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं। 2014 में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था अकेले, तो 2 सीटें आई थी। 2019 में फिर अकेले चुनाव लड़ा था तो 1 सीट आई। अब 2024 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस की? राहुल गांधी तो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए हैं। नहीं, वो 17 सीट नहीं लड़ रहे हैं और सिर्फ रायबरेली लड़ रहे हैं, और बाकी कहाँ लड़ रहे हैं? कहीं देखा आपने राहुल गांधी को जाते हुए? प्रियंका जी ज्यादा तो दौड़ा कर रही है। नहीं, लेकिन 17 सीटें हैं ना उनके गठबंधन के खाते में। हाँ, खाते में। अभी आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, गठबंधन के खाते में, कांग्रेस के कोटे में लड़ रहा सब था, वो एक ही लड़ रहे हैं, रायबरेली। शब्द अब आपने बिल्कुल पत्रकारों वाली बात कही है। आपने लड़ रहा कहा तो मैंने लड़ रहा की बात कहा, गठबंधन को। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है। जब तक कांग्रेस अपना नेता नहीं बदलेगी, नेता मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को रबल स्टैंप बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें गांधी परिवार से मुक्त जब तक नहीं होंगे तब तक कांग्रेस पर हम लोग चर्चा ही गलत कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अफसोस होता है कि वो पार्टी है जो 415 सीट जीत करके आई थी, जो 415 आज को लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये वही पार्टी है जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक गांव में एक कांग्रेसी जरूर है। अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह नहीं है। कई जगह तो लोग भाजपा को जानते नहीं, कुछ जगह तो लोग नरेंद्र मोदी को नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस को जानते हैं, इंदिरा गांधी को जानते हैं, राजीव गांधी को जानते हैं। ऐसा फैलाव वाला पार्टी की स्थिति यह होगी कि वो सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यह बड़ा सोचने वाली बात है, बड़ा दयनीय स्थिति है। वह क्यों? हठधर्मिता है। सोनिया गांधी को पुत्र मोह ने घेर रखा है। अभी भी प्रियंका गांधी को मैदान में नहीं उतरने दिया। उनके पति मतलब रॉबर्ट वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से बात करके अपनी दावेदारी दी, भाई जब तुम अमेठी से नहीं लड़ रहे हो तो मेरे को आजमा लो। लेकिन उन्होंने घर के चमचे पर भरोसा किया, दामाद पर भरोसा नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है, सोचने और समझने वाली बात है कि घर का दामाद पर भरोसा नहीं किया कि कहीं यह दामाद चुनाव जीत जाएगा तो हमारे राहुल के लिए खतरा हो जाएगा। तो इस बार भी आपको स्थिति वैसी ही नजर आ रही है। छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं दिलीप जी से, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करूंगा। दिलीप जी, मुझे समझना है समाजवादी पार्टी को लेकर आपकी संभावना या आपके इंट्यूशन क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस और बसपा के नंबर ऊपर नीचे गए 2019 में और 2014 में, लेकिन समाजवादी पार्टी बड़ी कंसिस्टेंट थी। 2014 में भी 5 सांसद दिए यूपी से और 2019 में भी 5 सांसद दिए उसने। अब आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? पिछले 2 चुनावों में 5 सांसद देने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 80 के 80 जीतने का दम भर रही है। तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जरूर करेगी। कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस भी बचा ले जाए तो बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। गढ़ बचा ले जाए, अमेठी तो खैर जीतने की बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना पेस मेंटेन करेगी। कुछ सीटें समाजवादी की बहुत मजबूत है, जो किसी भी हाल में नहीं हारने वाले हैं, बल्कि हो सकता है समाजवादी पार्टी पिछली बार से बढ़ के ही आए, घटेगी बिल्कुल भी नहीं। यानी कुल मिलाकर आपको ये लग रहा है कि पिछली बार अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े थे, लेकिन इस आजमगढ़ से लड़े थे, लेकिन इस बार कन्नौज से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ वाली सीट भले ही चली जाए लेकिन कन्नौज बच जाएगी उनकी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले छठे चरण में कुल 58 सीटों पर मतदान होना, उनमें से 14 सीटें उत्तर प्रदेश की काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिसने यूपी को जीत लिया उसका दिल्ली तक रास्ता बहुत ज्यादा साफ हो जाएगा। देखना बेहद खास होगा कि 25 मई को छठा चरण और 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो किसका बेड़ा पार होगा, किसका बंटा धार होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहे JK24/7 न्यूज।